बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज प्यूरिन सिंथेसिस। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये वाले सारे स्टेप्स को डिटेल से देखा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम एक प्यूरिन के स्ट्रक्चर की इस तरह से बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में ये जो एटम्स हैं ये हमें कौन कौन से कंपाउंड दे रहे होते हैं, यानी कौन कौन से अमाइनो एसिड इस सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो कौन से नंबर की नाइट्रोजन और कौन से नंबर के कार्बन एटम दे रहे होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल से देखेंगे। ये हमारे पास प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब इस प्यूरिन के स्ट्रक्चर में अगर मैं ऐसे करके ट्रायंगल ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, तो ये जो तीनों हमारे पास ये दो कार्बन्स और ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास आते हैं थ्रू द ग्लाइसिन। ये किसके थ्रू आते हैं? ग्लाइसिन के थ्रू आते हैं। ये ग्लाइसिन के थ्रू आ गए। उसके अलावा ये कार्बन नंबर 2 और जो कार्बन नंबर 8 है ये आते हैं थ्रू एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के थ्रू। ये दोनों आ रहे होते हैं, यानी कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर जो 8 है ये एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के थ्रू आ रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन 3 है और नाइट्रोजन 9 है ये आ रहे होते हैं थ्रू द ग्लूटामीन। ये आ रहे होते हैं थ्रू द ग्लूटामीन। नाइट्रोजन 3 एंड नाइट्रोजन 9 ये आ रहे होते हैं थ्रू द ग्लूटामीन। और ये वाली जो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, ये वाली कार्बन आ रही होती है, यानी कार्बन 6 आ रही होती है थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन 1 है ये आ रही होती है थ्रू द एस्पार्टेट। तो इस तरह से वो एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन 1 है फॉर एग्जांपल, वो किस अमाइनो एसिड से हमें मिल रही होती है प्यूरिन की सिंथेसिस में, तो वो हमें मिल रही होती है थ्रू द एस्पार्टेट। ग्लाइसिन से हमें मिल रहा है नाइट्रोजन 7, कार्बन 5 एंड कार्बन 4। और जो हमारे पास नाइट्रोजन 3 या नाइट्रोजन 9 है उधर से हमें वो हमें दे रहा होता है ग्लूटामीन। क्योंकि जब हमने सोर्सेज की भी बात की थी तब भी हमने कहा था कि ये वाले 3 अमाइनो एसिड थे। एस्पार्टेट से हमें नाइट्रोजन नंबर 1 मिल रही थी, फर्स्ट नाइट्रोजन। ग्लूटामीन से नाइट्रोजन 3 और जो नाइट्रोजन 9 है वो मिल रही है। और ग्लाइसिन से हमारे पास C4 C5 और जो नाइट्रोजन 7 होती है ये हमें ग्लाइसिन के थ्रू मिल रही होती है। और टेट्राहाइड्रोफोलेट से हमें क्या क्या मिल रहा है? C8 और C2, यानी C2 मिल रहा है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 8। और कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन नंबर 6 मिल रहा होता है प्यूरिन की सिंथेसिस में। अब कुछ क्लिनिकल आते हैं इसकी सिंथेसिस में, जब हमने कहा था कि हमने यूज़ किया ये कंपाउंड टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें हमारे पास आते हैं सल्फोयूरिया या जिनको हम सल्फोअमाइड्स कहते हैं। ये एनालॉग्स होते हैं पैबा के, यानी पैबा होता है हमारे पास पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ द N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो बैक्टीरियल सिंथेसिस होती है उसको रोक देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्मेशन नहीं होती, और जब टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये सारे रिएक्शन नहीं होंगे। और जब ये वाले सारे रिएक्शन नहीं होंगे तो हमारे पास प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं होगी। और प्यूरिन की जब सिंथेसिस नहीं होगी तो सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगी और हमारे पास प्यूरिन की सारी सिंथेसिस रुक जाएगी। लेकिन जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो फोलिक एसिड को सिंथेसाइज ही नहीं कर सकते इन बैक्टीरिया से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें ये वाले बैक्टीरिया नहीं होते जो कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, और ह्यूमन रिलाई कर रहे होते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे। इसलिए ये जो सल्फामाइड ड्रग्स होते हैं इनका ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे होते हैं ये N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अगर हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते तो उसको जाकर ये सल्फामाइड ड्रग्स इनहिबिट कर देते। चूंकि हम एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं तो ये इसको इनहिबिट नहीं करते। अब हमारी बॉडी के अंदर कैसे हम इसको इनहिबिट कर सकते हैं? कैंसर, क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसमें सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। सेल प्रोलिफरेशन कैसे ज़्यादा होती है? जब डीएनए और आरएनए बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। और डीएनए और आरएनए हमें पता है कि किससे बनते हैं? प्यूरिन या पिरामिडीन से बन रहे होते हैं। तो जब कैंसर के केस की जब हम बात करते हैं तब हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम इस एंजाइम जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है इसको इनहिबिट करें। तो ह्यूमन के केस का अंदर हमने कहा कि जो सल्फामाइड कंपाउंड्स थे उन्होंने तो इनहिबिट नहीं किया था। अब इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एक ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं, यह एक कंपाउंड आता है मिथोट्रेक्सेट। ये क्या करता है कि ये इनहिबिट कर देता है एक एंजाइम को। उस एंजाइम को हम बोलते हैं डाईहाइड्रो टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज।
यानी एक एंजाइम होता है, ये क्या कर रहा होता है कि ये कन्वर्ट कर रहा होता है डाईहाइड्रोफोलेट को इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन नहीं होती। अब ये कन्वर्जन नहीं होगी तो हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो प्यूरिन वगैरह की सिंथेसिस नहीं होगी, और जब ये सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास सेल प्रोलिफरेशन या कैंसर को फिर हम इस तरह से प्रिवेंट कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास कुछ क्लिनिकल्स बातें। नेक्स्ट हमने कहा था कि हमारे पास आईएमपी की फॉर्मेशन हो गई थी। आईएमपी क्या था हमारे पास, आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। अब इस आईएमपी से ही हमने बनाने हैं एएमपी और जीएमपी। अब कैसे ये सिंथेसिस हो रही होती है उसकी बात कर लेते हैं हम, कि आईएमपी के अंदर अगर हम ये फर्स्ट करें, हमारे पास था आईएमपी, अगर हमने बनाना है आईएमपी से एएमपी, अगर हमने आईएमपी से एएमपी बनाना है तो हमें जो दो चीज़ें चाहिए होंगी वो चाहिए होगी जीटीपी, एक तो जीटीपी चाहिए होगी, उसके अलावा एस्पार्टेट चाहिए होगा, एस्पार्टेट चाहिए होगा, ए से एएमपी और ए से एस्पार्टेट। इसके अलावा अगर हमने आईएमपी से अगर हमें बनाना है जीएमपी, अगर जीएमपी की फॉर्मेशन करवानी है तो हम यूज़ करेंगे एटीपी, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्लूटामीन, ग्लूटामीन यूज़ करेंगे। जो अमाइनो एसिड है उनके नाम तो हमारे पास जीएमपी और एएमपी इसके साथ के, यानी एस्पार्टेट और एएमपी, जी से ग्लूटामीन और जी से जीएमपी। लेकिन जो जीटीपी और एटीपी होते हैं ये इन दोनों के ऑपोजिट है, यानी एएमपी के अंदर हम जीटीपी यूज़ करते हैं और जीएमपी के अंदर हम एटीपी यूज़ कर रहे होते हैं। अब कैसे इसकी सिंथेसिस होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है आईएमपी। अगर आईएमपी के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेज। इस आईएमपी के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, डिफरेंट कलर से मैं लिख लूँ, तो यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज। उसके अलावा हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एएमपी की अभी हम सिंथेसिस की बात करें, एक तो जीटीपी यूज़ करेंगे और एक एस्पार्टेट यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करें, एस्पार्टेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम डालेंगे एस्पार्टेट, उसके अलावा जीटीपी डालेंगे और वो निकल जाएगा एज जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसकी वजह से आईएमपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडिनाइलो सक्सीनेट के अंदर, एडिनाइलोसक्सिनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। फिर ये एडिनाइलोसक्सिनेट इसके अंदर से क्या होगा कि फ्यूमरेट निकल जाएगा, फ्यूमरेट निकल गया। जब फ्यूमरेट निकल जाएगा फिर ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एएमपी बोल लो, या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम किसी कंपाउंड को निकाल रहे होते हैं तो हम लाइएज यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, एडिनाइलोसक्सिनेट, तो हम एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे, एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज यहाँ पर यूज़ होगा। इस तरह से हमारे पास एएमपी की फॉर्मेशन होगी। तो हमने बना लिया एएमपी की फॉर्मेशन के बाद। नेक्स्ट हम जीएमपी की बात कर लेते हैं। जीएमपी की फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर एंजाइम यूज़ करते हैं आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे NAD पॉजिटिव, जो कि हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से फिर हमारे पास सिंथेसिस हो जाएगी जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट की, जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट की यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जेंथीन मोनोफॉस्फेट कैसे कन्वर्ट होगा इनटू जीएमपी, उसको देख लेते हैं। ये कन्वर्ट होगा इनटू जीएमपी। अब हमने कहा था कि जीएमपी की सिंथेसिस के लिए हमें एटीपी और ग्लूटामीन चाहिए, तो वो वाली दोनों चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। एटीपी डालेंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एएमपी प्लस पीपीआई, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्लूटामीन यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ग्लूटामेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा जीएमपी सिंथेटेज यहाँ पर यूज़ होगा। अब इन दोनों के सिंथेसिस के दरमियान दो इंटरमीडिएट्स बने, एक इसके जीएमपी की जब हम बात करते हैं तो जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है, और आईएमपी से जब हम एएमपी बना रहे हैं तो एडिनाइलोसक्सिनेट बन रहा है। ये दो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। अब एक हमारे पास इसकी रेगुलेशन को भी देख लेते हैं कि एएमपी के अगर हाई लेवल्स हों, अगर एएमपी के लेवल्स हाई होंगे तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, यानी जो एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज है उसको एएमपी के हाई लेवल इनहिबिट कर देते हैं।
थ्रू द फीडबैक इनहिबिशन। उसके अलावा बात करें तो जीएमपी के हाई लेवल हमारे पास, अगर जीएमपी के हाई लेवल्स हैं, जीएमपी के हाई लेवल हमारे पास आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देते हैं। आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज जब इनहिबिट होगा तो फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। उसके अलावा एक ड्रग आता है जो कि जिसका नाम होता है माइकोफिनोलिक एसिड। ये जो माइक्रोफिनोलिक एसिड होता है ये इनहिबिटर होता है इस आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज का। ये होता है हमारे पास इनहिबिटर ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जब इनहिबिट करेगा तो हमारे पास जीएमपी की सिंथेसिस नहीं होगी। जीएमपी की जब सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास टी और जो बी सेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के की कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन को हम फिर रोक सकते हैं। प्रोलिफरेशन रुक जाएगी। फिर अब इसका क्लिनिकल यूज़ ये होता है कि जब हम ग्राफ्ट की रिजेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो हम उसमें इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए माइक्रोफिनोलिक एसिड देते हैं। जब हम कोई भी ऑर्गन ग्राफ्ट कर रहे होते हैं तो उसमें इम्यूनिटी हमारे पास आ जाती है ना, तो उस इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम माइक्रोफिनोलिक एसिड यूज़ करते हैं, जो कि टी और बी सेल्स के अंदर जो जीएमपी की सिंथेसिस होती है उसको रोक देती है। अब कैसे रोकती है? आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करके रोक रही होती है। तो ये हमने बना लिए जीएमपी और एएमपी। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारे पास मोनोफॉस्फेट्स है ना। तो हम डाईफॉस्फेट और ट्राईफॉस्फेट कैसे बनाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब हमने बनाना है एएमपी से एडीपी और एटीपी। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक एंजाइम, उस एंजाइम को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज, यानी काइनेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब काइनेज का काम ये होता है कि ये फॉस्फोराइलेशन करवा रहा होता है। तो एएमपी के अंदर हम डाल देते हैं क्या? एटीपी। जब हम एएमपी के अंदर एटीपी डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू एडीपी के अंदर, टू एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जब हम जीएमपी से बनाते हैं जीटीपी, तो जीएमपी के अंदर भी हम एटीपी डालते हैं। एटीपी डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जीडीपी प्लस एडीपी के अंदर, जीडीपी प्लस एटीपी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा जीएमपी। और इधर जो एंजाइम यूज होगा डेट एंजाइम इज द न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज। और अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो इधर यूज होता है एडिनाइलेट काइनेज, एडिनोसिन से एडिनाइलेट काइनेज। और इधर यूज होता है हमारे पास ग्वानाइलेट काइनेज, इधर यूज होता है। अब जीडीपी से हमने बनाना है अब हम एटीपी कैसे बनाएंगे? बेसिकली यही वाला रिएक्शन अगर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए तो दो एडीपी अगर मिलें तो हमारे पास एटीपी और एएमपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर ये वाला रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो जाए तो एडीपी और जीडीपी आपस में मिलकर ये अपना फॉस्फेट इसको दे देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जीएमपी। और एडीपी अगर इससे फॉस्फेट ले ले जीडीपी से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल चल रहे होते हैं। तो ये थी सिंथेसिस हमारे पास एएमपी और जीएमपी की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो प्यूरिन सेल्वेज पाथवे होता है, उसके अलावा जो लेशनिहान सिंड्रोम होता है उसकी बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल।